Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics, and we will learn and understand the topic broader meaning of democracy in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम lesson number 1 वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी उसको हम समझेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो एक टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी बाय आइडेंटिफाइंग द फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ इट and arrived at a decision that rule of representatives elected by the people is called democracy. देखिए इस चैप्टर में अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र को उसके लक्षणों, उसके फीचर्स, उसके गुणों से कैसे पहचाना जा सकता है और साथ ही arrived at a decision, that means इसका मतलब है कि हम इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाना ही डेमोक्रेसी है. और ये जो प्रतिनिधि कौन होते हैं? जिन्हें की जनता चुनती है, यानी जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके थ्रू जब रूल किया जाता है यानी गवर्नमेंट बनाई जाती है, गवर्नेंस की जाती है, उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं. इवन in those countries which we call democratic, all the people do not rule, but majority is allowed to take decisions on the behalf of all the people. देखिए वो ये बताते हैं कि यहाँ तक कि वो कंट्रीज, वो सारे देश जिन्हें हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, वहाँ पर सभी लोग रूल नहीं करते, बल्कि मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी क्या है, बल्कि उनसे मेजॉरिटी लेकर, उनका बहुमत लेकर और उनके बिहाफ पर जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही रूल करते हैं. तो कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि बेशक से डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, लेकिन क्या रियलिटी में सभी लोग, ऑल द पीपल रूल करते हैं? नहीं करते, बल्कि वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेते हैं. द रूल ऑफ मेजॉरिटी टू इज डन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और मैंने अभी आपको यही समझाया कि रूल ऑफ मेजॉरिटी कैसे होती है? थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही ये रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है. यानी कि मेजॉरिटी का मतलब बहुमत लेकर, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं वो उसको ध्यान में रख के कोई डिसीजन लिया जाता है. और ये डिसीजन कौन लेता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें किसने चुना होता है? whose are elected by the people. Then why rule by the representatives? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर जो रूल है, जो भी कंट्री में जहां डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर रूल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही क्यों किया जाता है? ये तो क्वेश्चन बनता है, आपको भी सोचने पे मजबूर करेगा कि भाई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही क्यों हम कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी का मतलब तो क्या होता है? रूल ऑफ पीपल होता है. ऐसा इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. यानी जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं जिसमें कि इतने सारे लोग हैं, भाई ये इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है कि फिजिकली उनको वो लोग सारे एक साथ बैठ सकें और एक बहुमत से डिसीजन ले सके, यानी एक अपना पूरे ग्रुप का एक डिसीजन ले सके. अब आप बताइए, मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और आपके टीचर आपको ये कहते हैं कि भाई बताइए कि इस क्लास को हमें कलर करवाना है, इस क्लास में हमें पेंट करवाना है, भाई कौन सा पेंट करवाएं? अब 40 स्टूडेंट्स जो आप हैं, जिनमें से आप भी एक हैं, आप अपनी चॉइस बताएंगे, हो सकता है दूसरा कोई दूसरे कलर की चॉइस बताएगा. क्या किसी एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते. तो ऐसे में टीचर क्या करेंगे? टीचर कहेंगे कि भाई उस कलर के लिए हाथ खड़ा करें जिसे
सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, तो फिर क्या होगा, बात वहीं आ जाएगी, यानी बहुमत का फैसला यानी मेजॉरिटी डिसीजन लिया जाता है कि मेजॉरिटी क्या चाहती है, और इसी को ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही रूल क्यों किया जाता है, क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इम्पॉसिबल है साथ में बिठाना और उनसे कोई कलेक्टेड डिसीजन निकलवाना। इवन इफ दे कुड, अगर वो ऐसा कर भी लेते हैं, द सिटीजन्स नाइदर हैव द टाइम, द डिजायर्स और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। यानी यहाँ मान लीजिए किसी एक फैसले में तो वो कर भी ले, लेकिन हमारे जो नागरिक हैं ना तो उनके पास समय है, ना इच्छा है, और ना ही इतना कौशल है कि वो हर डिसीजन में अपनी भागीदारी कर सकें। ऐसा कभी हो सकता है? मान लीजिए आप ही हैं, आप जो है इंडिया के सिटीज़न हैं, अभी तो आप नहीं बने, क्योंकि जब 18 ईयर्स के होते हैं जब ही हमें राइट्स मिलते हैं, हालांकि हम सिटीज़न तो हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं अगर उनको हर डिसीजन में बुलाया जाता है, यानी स्कूल हर डिसीजन ले रहा है, तो क्या आपके पेरेंट्स हर बार स्कूल में जाते हैं? अब आप सोच के बताइए, जाते हैं? नहीं, क्योंकि ना तो टाइम है, कई बार हमें इतनी स्किल ही नहीं होती कि हम क्या बताएं कि जाके कि कैसे फैसला लेना है। तो इसीलिए जो भी डेमोक्रेसी में रूल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होता है। अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है? देन डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल्स, गिव अ थॉट। अलग अलग स्तरों पर डेमोक्रेसी को जरा आप देखिए और जरा सोचिए इनके बारे में, जो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे वन लीडर डिसाइड एवरीथिंग इन एनी पार्टी, यानी किसी एक पार्टी में किसी एक लीडर के द्वारा ही सारी चीजें डिसाइड करना। क्या ये डेमोक्रेसी है? मुझे तो नहीं लगता ये है, आपको लगता ये है? देन सेकेंड इज मेजर डिसीजंस इन फैमिली इज टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और कलेक्टिवली बाय द फैमिली मेंबर्स, यानी कि एक परिवार में मुख्य फैसले या तो जो परिवार का मुखिया है वो ले रहा है, या फिर कलेक्टिवली फैमिली मेंबर्स ले रहे हैं, फैमिली मेंबर्स सामूहिक रूप से ले रहे हैं। तो डेमोक्रेसी हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर है। फिर यह एक सिचुएशन ये भी है कि टीचर अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। एक टीचर ये अलाउ करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि सभी बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो क्वेश्चन को पूछें, या कुछ भी जो उनके मन में है वो समझ नहीं आ रहा वो उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये होती है डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल्स। तो अब आप समझ रहे हैं, जैसे कि इन रियलिटी देखो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता क्या है असल में। ये हमने कुछ सिचुएशन आपको दी थी सोचने के लिए कि आपको बताना है कि इसमें से डेमोक्रेसी कहाँ पर है। इन रियलिटी अ डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। देखिए वास्तव में तो जो लोकतांत्रिक फैसला होता है ना, यानी डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जिन लोगों जो लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं उन सब से कंसल्टेशन करके और उनकी सहमति लेकर ही फैसला लेना डेमोक्रेटिक डिसीजन कहलाता है। यानी हमारे इस फैसले से जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जब हम उन्हें शामिल करते हैं इस फैसले में, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनकी सहमति लेते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं, तो इसी को ही हम डेमोक्रेटिक डिसीजन कहते हैं। मीन्स those who are not powerful have the same importance in the decisions making as those who are powerful। इसका मतलब ये है कि हर डिसीजन में ना केवल उनसे सहमति ली जाए जो कि पावरफुल हैं, बल्कि उन लोगों को भी शामिल करना जो कि पावरफुल नहीं है, उनको भी सेम इंपॉर्टेंस देना डिसीजन में। तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन। दिस इज इक्वली अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये ही सभी बातें किसी भी गवर्नमेंट पर भी लागू होती हैं, किसी परिवार पर भी लागू होती हैं और किसी भी संस्थान पर भी लागू होती हैं। यानी कि आपके फैसले से जो अफेक्ट हो रहे हैं उनमें उन लोगों को भी शामिल कीजिए जो पावरफुल हैं और जो पावरफुल नहीं है, दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देते हुए शामिल करके उनसे कंसल्टेशन कीजिए और उनसे सहमति लीजिए, तब जाके कोई डिसीजन लेना डेमोक्रेटिक डिसीजन कहलाता है। Then what are the role of citizens in democracy? So we'll understand the topic democracy and citizens। अब हम डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सिटीजन्स का डेमोक्रेसी को बनाने में या बिगाड़ने में आखिर क्या रोल है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन एन आइडियल डेमोक्रेसी।
देखिए अभी आपको ये समझाया कि एक आदर्श डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है यानी फैसले लेने की प्रक्रिया होती है वो डेमोक्रेटिक ही होनी चाहिए, जैसे अभी ऊपर हमने समझा। What we do as citizens can make a difference in making our country more or less democratic। यानी एक सिटीजन के रूप में हम जो भी काम करते हैं उसी से ही डिसाइड होता है कि हमारी कंट्री और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनेगी या कम डेमोक्रेटिक बनेगी। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस टू ऑफ डेमोक्रेसी। यानी यही हमारे लोकतंत्र की ताकत भी है और कमजोरी भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिटीजन के रूप में हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। यही जो बात है वो हमारी कंट्री को या तो पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएगा, और अगर ऐसे नहीं होंगे तो वो लेस डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। यानी हमारे देश का भाग्य या किसी भी देश का भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वहां के रूलर्स क्या कर रहे हैं, वहां के जो शासक हैं वो क्या कर रहे हैं, बल्कि मुख्यतः इस बात पर डिपेंड करता है कि एक सिटीजन के रूप में हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सही फैसले ले रहे हैं तो रूलर भी सही होंगे और सही फैसले लेंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट है कि सच टाइप ऑफ थिंग्स डिस्टिंग्विश एंड मेक्स डेमोक्रेसी सुपीरियर फ्रॉम other form of governments like monarchy, dictatorship और one party rule and make citizens active and partner। तो इस तरीके की जो थिंग्स हैं जो अभी मैंने ऊपर आपसे डिस्कस करी कि एज सिटीजन्स हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही अवेयर्ड होकर अपने रूलर्स को इलेक्ट करना चाहिए, उन्हें चूज करना चाहिए, और जो भी हमारी ड्यूटीज हैं उनके लिए भी हमें अवेयर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, सच टाइप ऑफ थिंग्स, ये क्या करती हैं, किसी भी डेमोक्रेसी को अलग और सुपीरियर बनाती हैं किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। जैसे कि मोनार्की में क्या होता है, राजतंत्र, या डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, या फिर वन पार्टी रूल यानी सिंगल पार्टी सिस्टम से, उन सबसे अलग और बेहतर बनाती हैं ये सब चीज़ें अगर नागरिक जागरूक होंगे तब। एंड मेक सिटीजन एक्टिव एंड पार्टनर, और साथ साथ ये सब बातें जो भी सिटीजन्स हैं उनको एक्टिव भी बनाती हैं और गवर्नमेंट में पार्टनर भी बनाती हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं। तो आंसर इज elected representatives in a democracy are the people who have right to take decisions by majority on behalf of the people, that is they have the right to run the government। यानी elected representatives डेमोक्रेसी में वो लोग होते हैं जिनके पास जो मेजॉरिटी लेकर यानी बहुमत लेकर लोगों के बिहाफ पर फैसले लेने का अधिकार होता है, यानी कि उनको गवर्नमेंट चलाने का अधिकार होता है। ऐसे लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। नाउ विल मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही रूल क्यों होता है। तो देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड दैट। रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन डेमोक्रेसी बिकॉज, भाई डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल इसलिए होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, क्योंकि बिकॉज सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। यानी भाई देखिए डेमोक्रेसी में क्या, इतने सारे जो नागरिक हैं, इतने सारे जो जनता है, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो एक साथ बैठें पहले तो किसी फैसले के लिए, और बैठ भी जाएं तो कलेक्टिव डिसीजन ले सकें यानी सामूहिक रूप से फैसला ले सकें। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इवन द सिटीजन्स neither have the time, the desire or the skills to take part in all the decision। और यहाँ तक कि सिटीजन्स के पास भाई समय भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और कई बार कौशल भी नहीं होता कि वो हर डिसीजन में भागीदार बने। तो ये कारण है, इसलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल होता है डेमोक्रेसी में। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन डेमोक्रेटिक वे। यानी अब आपको बताना है डेमोक्रेटिक ढंग से कोई भी डिसीजन लेने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। यानी डेमोक्रेटिक डिसीजन
कैसे लिया जाता है, यानी उस डिसीजन के द्वारा जो भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके और उनकी कंसेंट लेके जो डिसीजन लिया जाता है, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसीजन। मींस दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम इंपॉर्टेंस इन द डिसीजंस मेकिंग एज दोज हु पावरफुल। यानी कहने का मतलब है कि वो डिसीजन जिसमें ना केवल जो पावरफुल लोग हैं जो निर्णय ले रहे हैं उनका महत्व है, बल्कि उनसे भी राय ली जाती है जो कि पावरफुल नहीं है, उनको भी सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ऐसा डिसीजन जो है डेमोक्रेटिक वे से लिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक वे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजंस मेकिंग बेटर डेमोक्रेसी। आपके हिसाब से सिटीजंस का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक डेमोक्रेसी को बेटर बनाने के लिए। सो इन माय सजेशन इज व्हाटएवर वी डू एज सिटीजंस कैन मेक अ डिफरेंस इन मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। हम सिटीजन्स के रूप में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, वो ही डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री, वही उस पर डिपेंड करता है कि कंट्री जो है मोर डेमोक्रेटिक बनेगी या लेस डेमोक्रेटिक बनेगी। देयरफॉर वी शुड चूज, वी शुड चूज एंड इलेक्ट, यहाँ पर एंड आ सकता है, ठीक है। वी शुड चूज एंड इलेक्ट द रूलर्स वेरी केयरफुली, यानी हमें अपने शासकों को जो है बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। एंड शुड बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज, और हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज के प्रति भी अवेयर रहना चाहिए, तभी हम अपने डेमोक्रेसी को बेटर बना पाएंगे और अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। सो टेलीग्राम ऐप पर हमने एक चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को ज्वाइन करके इस ग्रुप के साथ जुड़े टेलीग्राम ऐप पर, और वहां आपको इस वीडियो के लिंक और इसके अलावा जो भी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और भाई अब तो स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।